मैम 10 ईयर में छाना इस मत 11 जो है सबको अब पता होना चाहिए सेक्शन 11 क्या है। रेस जुडिकेटा क्या होता है? रेस जुडिकेटा किसी को भी मैम सारे एक्सप्लेनेशन कर देना साथ। क्या बोल रहे हो शिवम? मैम सारे एक्सप्लेनेशन कर देना रेसिडिकेटा का। रेस जुडिकेटा ही मैं टॉपिक करा देती हूँ, ठीक है। इससे हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, शॉर्ट नोट्स पूछ ले, ठीक है। तो आप रेस जुडिकेटा एक बार समझ भी लो, और समझना क्या है मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो यू शुड आंसर। एक्सप्लेनेशंस हाँ ठीक है, बट पहले शिवम तुम छोड़ो एक्सप्लेनेशन, मुझे बताओ रेस जुडिकेटा क्या होता है। मैम बार ऑन ट्रायल वो ये है कि अगर कोई मैटर डिसाइड हो चुका है तो फिर सब्सिक्वेंट सूट में या फिर दोबारा उस मैटर पे या फिर उस किसी भी मैटर पे जो प्रीवियस सूट में डिसाइड हो चुका है वो उस मैटर पे कोर्ट किसी भी हालत में सुनवाई नहीं करेगी, ना ही एसेंशियल क्या होते हैं रेस जुडिकेटा के? ये तो तुम्हारा कॉमन सेंस से आंसर तुमने दे दिया। नाउ टेल मी व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकेटा। एक्सप्लेनेशन में तुरंत बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन में कोई इशू नहीं है। बताओ, जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। हर एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट बता दिया मैम जाएगा। दो सूट होने दो सूट होने चाहिए मैटर है। दो मैम इफ देयर आर टू सूट्स सब्जेक्ट में सेम बिटवीन सेम पार्टीज और अदर और एनी पार्टी जो कि उससे उस किसी भी डिसाइड सूट से कोई राइट एक्वायर करती है वो या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये पार्टीज हो गई। और फिर सब्जेक्ट मैटर सूट का सेम हो और मैटर इशू ऑन द सेम टाइटल, अगर पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं तो वो दोबारा कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट और मैटर पहले से कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया है तो वो दोबारा ट्रायल नहीं होगा। बस ठीक है। तो रेस जुडिकेटा तुमको सबको पता है कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 11 में, ठीक है। और रेस जुडिकेटा का पर्पस क्या है लाने का, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा? देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स जिसके ऊपर रेस जुडिकेटा बेस्ड था, मैंने पहले भी बताया था। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं रेस जुडिकेटा के ऊपर? फर्स्ट इज बताया था, नो मैन शुड बी वेल्थ ट्वाइस। हाँ राइट। और दूसरा इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। एक्सेप्टेड एज करेक्ट। और तीसरा इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट लिटिगेशन शुड नॉट बी इट शुड बी फिनिश, ठीक है। ये स्टेट का इंटरेस्ट इसमें है कि लिटिगेशन को फिनिश करना है। दूसरा, नो मैन शुड बी वेस्ट ट्वाइस। एंड तीसरा, जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। एक बार हो गया तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बताया कंडीशंस क्या होता है, तो आपको पता ही है कि रेस जुडिकेटा का मतलब, रेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिकेटा? क्या होता है रेस जुडिकेटा? Rest means subject matter or dispute. Judicata means decided or adjudicated. राइट, जुडिकेटा मतलब डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड। तो इसमें रेस जुडिकेटा मतलब मैटर एडजुडिकेटेड। तो रेस मतलब सब्जेक्ट मैटर, जुडिकेटा का मतलब डिसाइडेड, तो मैटर एडजुडिकेटेड, ठीक है। तो इसका पर्पस यही है कि आप फाइनलिटी देते हो, जुडिशियल डिसीजन को फाइनल कंसीडर करते हो, यही पर्पस है रेस जुडिकेटा का। कंडीशन ये है कि यहाँ पे होता है एक फॉर्मर सूट और एक होता है सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है। और क्या होता है कंडीशंस में, क्या क्या है कि मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट में। जो फॉर्मर सूट डिसाइड हुआ है और फॉर्मर सूट में जो मैटर था वही सेम मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू सब्सिक्वेंट सूट में भी होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज बिटवीन सेम पार्टी होना चाहिए या उनके थ्रू जो भी रिप्रेजेंटेटिव है बिटवीन द सेम पार्टी या बिटवीन द सेम रिप्रेजेंटेटिव भी उन पार्टीज के सेम होने चाहिए। मतलब सेम नहीं, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होना चाहिए। तो इधर सूट बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन पार्टीज अंडर नो दे और एनी ऑफ द क्लेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सेम टाइटल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कोर्ट व्हिच हैज डिसाइडेड द फॉर्मर सूट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी नहीं लिखता, भूल जाता है जनरली, कि जिसने पहले जिस कोर्ट ने पहले डिसाइड किया है सूट को, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट को सूट को सुनने के लिए, ठीक है। आज हम सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल कर रहे हैं, क्या वो पुराने कोर्ट फॉरवर्ड कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट थी सूट को सुनने के लिए? ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए कि वो सुना गया हो। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब क्या होता है, कैसे सुना गया हो? हर्ड का मतलब मेरिट पे सुना गया, हाँ, तो हर्ड एंड
फाइनली डिसाइडेड भी हो गया। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है? फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior। फॉर्मर सूट का क्या मतलब होता है? वो सूट जो प्रायर पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड हुआ है, जो पहले डिसाइड हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉर्मर सूट। तो लिखा है फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। पहले फाइल हुआ या नहीं इससे मतलब नहीं है, पहले डिसाइड हो गया ना तो वो फॉर्मर सूट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो। कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपील के हिसाब से ये बता रहे हैं कुछ, तो इसको स्किप कर सकते हो आप। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है वो कहता है मैटर above referred to must in former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or implied by the other party। मतलब फॉर्मर सूट में मैटर एक पार्टी ने अलेज किया हो, दूसरे ने या तो डिनाई किया हो या एडमिट किया हो। ठीक है, तो वो होगा। फोर्थ जो एक्सप्लेनेशन है वो तो सबको पता है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। सबको कॉन्सेप्ट पता ही है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का। क्या है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का कॉन्सेप्ट? इस पे तो क्वेश्चन आ सकता है। इस पे मैंने अगर कोई और क्लेम भी बनता है, वो क्लेम नहीं किया है और वो क्लेम कर सकता था, तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, तो माइट एंड ऑट याद रखना है। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि अगर द एक्सप्रेशन माइट एंड ऑट आर, जो ऐसा ये माइट जो है ये कहता है कि आपको नॉलेज अगर थी उस ग्राउंड ऑफ अटैक की और डिफेंस की और आपने नहीं किया, ठीक है, तो वो करना चाहिए था और आपने नहीं किया, तो मान लिया जाएगा कि आप अब आपको राइट नहीं है कि सब्सिक्वेंट सूट ला के आप वो ग्राउंड बना लो। तो एक बार ग्राउंड ऑफ अटैक किया डिफेंस और आपने नहीं लिया, तो फिर आपको सब्सिक्वेंट सूट में आप उसको नहीं रेज कर सकते हो। तो कौन सा रेज जुडिकेटा यही है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें माइट एंड ऑट के ऊपर थोड़ा सा लिख देना है कि माइट एंड ऑट का क्या मतलब होता है। ठीक है, समझ आई बात? उसके बाद तुम्हारा आ गया फोर्थ हो गया। अब तुम्हारा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है, जो कहता है सिक्स्थ में क्या कहता है? रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात इसी में की गई है क्या? सिक्स्थ कहता है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड। क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, सिक्स्थ कहता है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और ऑफ प्राइवेट राइट क्लेम इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर। रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8। ऑर्डर 1 रूल 8 याद नहीं रहेगा तो तुमने लिखना है कि रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल इवन ऑन रिप्रेजेंटेटिव सूट। कोई भी व्यक्ति जो है, कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं पब्लिक राइट के लिए या प्राइवेट राइट के लिए वो बोनाफाइड तरीके से लिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, वो सबके राइट के लिए लिटिगेट कर रहे हैं। तो क्या होगा? ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है उन सबको माना जाएगा कि सबने, मतलब माना जाएगा कि वो सबने वो केस फाइल किया है और सब जितने भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको माना जाएगा कि वो लिटिगेट कर रहे हैं और रेस जुडिकेटा उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 5 भी देख ही लो। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन 5? एनी रिलीफ क्लेम इन द प्लेन व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री, ठीक है, शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड। कोई भी रिलीफ अगर डिक्री में नहीं दिया गया तो मान लो कि रिफ्यूज कर दिया है उसको कोर्ट ने। ठीक है, तो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और तुम्हारा इंपॉर्टेंट 7 एक्सप्लेनेशन नंबर 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 जो है वो कहता है, आई थिंक एग्जीक्यूशन वाला है। देखो किसी ने पूछा भी था मुझसे ये एक्सप्लेनेशन नंबर 7 कि मोनिका क्या था, तुम्हारी क्वेरी क्या थी? एक्सप्लेनेशन 7 आई थिंक सो। ठीक है, ये है कि रेस जुडिकेटा विल बी एप्लीकेबल ऑन प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, डिक्री के एग्जीक्यूशन पे भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। हमने पढ़ा है ना, पढ़ा तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी डील्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और उसके लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाना पड़ता है कोर्ट में। तो उसके ऊपर भी जो है रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कि आपने एक बार एग्जीक्यूशन पिटीशन लगाया उस पे कोई डिसीजन आ गया तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज फाइनल एंड बाइंडिंग। अब फिर से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नहीं चलाओगे या फिर से एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं लगाओगे। और इसने बोला इन रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू, ठीक है, और फॉर्मल सूट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंसेस रिस्पेक्टिवली टू प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
बस इसको समझने में तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। ये तो समझ आ गया कि एग्जीक्यूशन पिटिशन के ऊपर भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है जैसे नॉर्मल सूट के ऊपर होता है। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जहां भी इस सेक्शन में जहां भी सूट की बात की गई है, इशू की बात की गई है, ठीक है, फॉर्मर सूट की बात की गई है, तो सूट इशू या फॉर्मर सूट की जो बात हुई है, ठीक है, जिस रेफरेंस में, उसी रेफरेंस में एग्जीक्यूशन की भी बात होगी। मतलब एग्जीक्यूशन को भी उसी तरीके से समझा जाए। सूट की जहां जहां बात हो रही है वहां एग्जीक्यूशन वर्ड अपने मन से एग्जीक्यूशन वहां पे लगा दो। अगर एग्जीक्यूशन का मैटर है और हमको देखना है कि क्या एग्जीक्यूशन इस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे या पिटीशन पे रेसिडिकेट फाइल होगा या नहीं, एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो जहां भी सूट इशू ये सब बात किया गया है ना कि सूट या इशू का रेफरेंस है, वहां एग्जीक्यूशन को आप प्रेज्यूम कर लोगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग जहां बात है वहां पे एग्जीक्यूशन को प्रेज्यूम कर लो। तुम्हें इतना कुछ इसमें नहीं मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इतना याद रखो कि एग्जीक्यूशन रेस जुडिकेटा इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन एग्जीक्यूशन पिटीशन और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ठीक है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है रेस जुडिकेटा। सो दिस इज द थिंग, यही तुम्हारा इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये सब तुमको करके आना है। और डिटेल में तो रेस जुडिकेटा पढ़ाया ही है। क्या रेस जुडिकेटा को प्लेंटिफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इस पे केस भी पढ़ाया है, होता है या नहीं होता है? यस मैम। यस मैम। को डिपेंडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कौन सा केस था ये? याद करो कौन सा केस था, पढ़ाया तो था। इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, तो ये याद रखना है, ठीक है, वो याद रखना। अब रेस जुडिकेटा आ जाता है शॉर्ट नोट में, तो क्या लिखोगे? पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। रेस का मतलब ये होगा, जुडिकेटा का मतलब ये होगा, ठीक है। सेक्शन 11 जो है वो रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा की बात करता है। इसको कहते हैं रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट आल्सो, कि एक बार जजमेंट जो पास हो गया उसको कंक्लूडेड मानो, कंक्लूसिव मानो, है ना। तो इस तरीके से तुम लिखना शुरू कर सकते हो। फिर इसके एसेंशियल्स क्या क्या है, एसेंशियल्स नहीं, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए ये लाया गया था रेस जुडिकेटा, वो डाल सकते हो। एक डचेस ऑफ किंगस्टन केस मैंने तुम्हें बताया होगा। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा उसी केस में फॉर द फर्स्ट टाइम रेस जुडिकेटा को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। स्टॉपल बाय जजमेंट बोला गया था, स्टॉपल बाय जजमेंट है। स्टॉपल लग गया ना कि एक बार जजमेंट पास हो गया तो अब ये स्टॉपल लग गया कि आगे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो अगर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल जहां हो गया वहां वो सब्जेक्ट मैटर पे कोर्ट जो है जुरिसडिक्शन को लैग कर देता है, अब उसके ऊपर कोर्ट नहीं सुन सकता है। तो ये सब मैंने तुमको डिटेल में बताया है। उसके बाद एसेंशियल्स तुम्हें पता ही है, सेम टाइटल, सेम पार्टी, फॉर्मल सूट होना चाहिए, फॉर्मल कोर्ट जो होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट सुनने के लिए, ये सब बताई है, ठीक है। तो और बस इसमें यही सब है, आप लिखो इसको। और मैं मटेरियल अगर भेज चुकी होंगी, आई थिंक सो, रेस जुडिकेटा पहले ही मैंने भेज दिया है, ठीक है। और एक आ सकता है तुम्हारा रेस जुडिकेटा रेस सब जुडिस पे डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस होता है रेस सब जुडिस रेस जुडिकेटा पे? रेस सब जुडिस क्या होता है, कोई भी जल्दी से बताओ क्या होता है रेस सब जुडिस? कहां दिया हुआ है रेस सब जुडिस का कांसेप्ट? एनीबॉडी कहां दिया हुआ है रेस सब जुडिस का? सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट्स, ठीक है, रेस सब जुडिस, ठीक है। तो रेस सब जुडिस का क्या कांसेप्ट है? pending litigation. Institution can be done, but trial will be barred. मैम पैरेलल सूट को रोकने के लिए। हाँ ठीक है, तो और अच्छे से बताओ ना, सेक्शन 10 को अच्छे से बताना। क्या पर्पस क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही सब पर्पस है। रेस जुडिकेटा को इफेक्ट देना पर्पस भी होता है। तो यहाँ पे रेस सब जुडिस का क्या लिटरल मीनिंग होगा? रेस का मतलब सब्जेक्ट मैटर, अंडर कंसिडरेशन, तो सब्जेक्ट मैटर विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। और सेक्शन 10 मैंडेटरी भी है। और प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट की बात हुई है, देखो सेक्शन 11 में फॉर्मल सूट की बात हुई है, सेक्शन 10 में प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट की बात हुई है। सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फॉर्मल सूट वो है जो पहले डिसाइड होता है, और सेक्शन 11 का एक्सप्लेनेशन वो है 1 ये कहता है कि फॉर्मल सूट वो है जो पहले डिसाइड हो रहा है। और सेक्शन 10 क्या कहता है? प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और फॉर्मल सूट में क्या डिफरेंस है? तो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट वो सूट होता है जो पहले फाइल हुआ है। तो सेक्शन 10 में पहले फाइल हुआ जो सूट उसको प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या एसेंशियल्स है? तो सेक्शन 10 भी लिख सकते हो कि जो देखो शैल वर्ड यूज हुआ है, तो मतलब दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, और इसमें बोला जा रहा है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल
कोई भी कोर्ट जो है ट्रायल नहीं करेगी ऐसे सूट का जिसमें जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू में था प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, और सेम पार्टीज के बीच में या रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सेम टाइटल के अंदर, ठीक है, वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी कोर्ट, और वो सूट जो है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में इंडिया के, बट फॉरेन कोर्ट में अगर पेंडिंग होगा तो क्या माना जाएगा, क्या रेस्ट सब जुडिस पे एप्लीकेबल होगा, अगर इफ अ केस इज पेंडिंग इन फॉरेन कोर्ट तो क्या रेस्ट सब जुडिस पे एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन 10 का, तो एसेंशियल्स क्या क्या है, देयर मस्ट बी टू सूट, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट और एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट, मैटर इन इशू इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द सेम होना चाहिए, दोनों ही सूट सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग कहाँ होना चाहिए, ऐसे कोर्ट में जिसके पास जुरिसडिक्शन है रिलीफ ग्रांट करने की, ठीक है। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट कहीं भी या तो सेम कोर्ट में हो या कोई भी कोर्ट इंडिया में हो, वहां हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, कोई भी कोर्ट इंडिया के लिमिट से बाहर है वहां भी हो सकता है पेंडिंग, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हो, तो दीज आर सम कंडीशंस। ये तो सबको पता चल गया, तो यहाँ पे ट्रायल बार नहीं है, यहाँ पे ट्रायल बार है, इंस्टीट्यूशन बार नहीं है ना, ट्रायल ऑफ द केस इज बार, इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस इज नॉट बार। तो इसमें इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, जैसे इंजंक्शन, रिसीवर को अपॉइंट कराना और ये सब चीजें, ठीक है, ये सब हो सकता है, लोकल कमिश्नर अपॉइंट कराना, ठीक है। कहाँ रेस्ट सब जुडिस एप्लीकेबल नहीं होता है, क्या समरी सूट पे रेस्ट सब जुडिस एप्लीकेबल होता है, हमने एक केस पढ़ा था, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन, क्या समरी सूट पे बताओ रेस्ट सब जुडिस एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि ट्रायल तब शुरू होगा ना समरी सूट में जब लीव टू डिफेंड मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा डिफेंड करने का, तो वहां पे परमिशन ही जब नहीं मिला तो ट्रायल हुआ ही नहीं, तो जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो समरी सूट पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा रेस्ट सब जुडिस, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर पे भी एप्लीकेबल नहीं होता, अगर फॉरेन कोर्ट में जैसे बोला जाएगा कि कहाँ लिख सकते हो आप हेडिंग बना के कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सब जुडिस इज नॉट एप्लीकेबल इन दीज इंस्टेंसेस, और ऐसे करके तुम अपना नाम डाल सकते हो कि अगर फॉरेन कोर्ट में सूट पेंडिंग है वहां भी नहीं होगा, इंटरिम ऑर्डर पे भी नहीं होगा, समरी सूट में भी नहीं होगा, सो दीज आर द इंस्टेंसेस वेयर समरी सूट वेयर सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इस तरीके से मैम अगर लीव टू डिफेंड मिल गया है समरी सूट में तो हाँ, लीव टू डिफेंड मिल रहा है, प्रॉपर ट्रायल चल रहा है, तो अब वो सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगा, यही तो केस भी बोला, याद है हमने पढ़ा था कि जब लीव टू डिफेंड नहीं मिला तो ट्रायल हुआ ही नहीं, जब ट्रायल ही नहीं हुआ तो समरी सूट तो रेस्ट सब जुडिस कैसे एप्लीकेबल होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट की तो ऑब्जर्वेशन ही थी ये, अगर देखो लीव टू डिफेंड मिल गया ना यहाँ तो वो बचा ही नहीं समरी सूट, फिर तो उसको प्रॉपर सुनते हैं ना, प्रॉपर सुनना पड़ता है उनको, ओके मैम, ऑर्डिनरी सूट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डिनरी सूट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर तो आ गया मेरिट पे पूरा सुना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब मेरा क्वेश्चन है डिफरेंस क्या है, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं इस टॉपिक में, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कुछ तो डिफरेंस होगा, क्या क्या डिफरेंस है, एक में क्या होता है बताओ, डिफरेंस बताओ जल्दी से बताओ, इसको खत्म कर दिया हमने, क्या क्या डिफरेंस होगा, एक में मैटर एडजुडिकेटेड है, एक में मैटर पेंडिंग है, दूसरा डिफरेंस रेस्ट एडजुडिकेटेड में ट्रायल भी बार है और इंस्टीट्यूशन भी बार है, रेस्ट सब जुडिस में इंस्टीट्यूशन बार नहीं है, सिर्फ ट्रायल बार है, और रेस्ट एडजुडिकेटेड फॉर्मल सूट की बात करता है और ये प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट की बात करता है, रेस्ट एडजुडिकेटेड में इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं हो सकते, और इसमें इंटरिम ऑर्डर्स पास हो सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करके भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, कि रेस्ट सब जुडिस में क्या होता है नहीं होता है, अभी मैंने बता दिया, समझ आ गया सबको। अब इससे ज्यादा इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, तुम्हारा जो केस था वो कौन सा केस था रेस्ट एडजुडिकेटेड पे, अगर आए तो वो केस भी लिख लेना है, सेक्शन 11 पे कौन सा केस, बहुत सारे केसेस होंगे ना, ठीक है। केसेस देखो, मैंने केसेस तुम्हें समरी फॉर्म में बना के भी भेज दिया था, इस टॉपिक किस चीज पे था, किसी को याद है, ऑर्डर 2 रूल 2 पे था ये, तो प्लेंटिफ या को डिफेंडेंट पे रेस्ट एडजुडिकेटेड लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन सा केस था, इफ्तिखार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, ठीक है। तो ये सब तो हमने किया ही था, केस शॉर्ट में करना है या लिमिटेशन पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं एक एक टॉपिक थोड़ा सा, मैम लिमिटेशन
यस मैम। ठीक। क्या किस बारे में बोल रहे हो, क्लियर बताओ मुझे। मैम मैम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 पे ये केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 9 क्या कहता है, व्हाट इज गिवन इन, देखो हम लोग ना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस एक बार केस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, तुमको ये सेटिस्फैक्शन होगी कि इस पे जो भी आएगा हम लिख देंगे। तो सेक्शन 9 पे ये बेस्ड है। सेक्शन 9 क्या कहता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। अरे जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट तो ठीक है, पहले अच्छा चलो बताओ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शंस आर देयर। ये टेस्ट है, Two types. ठीक है ना, तुम्हें बताना है, बस नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। 4 मैम चार, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। राइट। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। competency कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट टू ट्राई अ कॉम्पिटेंसी मैटर, टू ट्राई द सूट। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन अ कॉज और मैटर, राइट। ये भी हो सकता है। तो राजा सोप फैक्ट्री वर्सेस एसपी संतराज वाज द केस, जिसमें बोला, कोर्ट ने बोला जुरिस्डिक्शन मींस द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन अ कॉज और मैटर प्रेस्क्राइब्ड with reference to what, subject matter, pecuniary value and local limit। extent of authority of court, कोर्ट के अथॉरिटी का कहां तक एक्सटेंट होता है ना, हियर करने का और मैटर को डिटरमाइन करने का, with the reference to subject matter, pecuniary value and local limit, उसको कहते हैं jurisdiction। एक ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ का केस में भी बोला कि jurisdiction का मतलब पावर टू हियर एंड डिसाइड द क्वेश्चन एट इशू, ठीक है। कोर्ट की पावर है वो, जुरिस्डिक्शन मतलब क्या है, उसकी पावर है टू हियर एंड डिसाइड द मैटर। और पहले वाले राजा सोप फैक्ट्री वाले में बोला था कि इट इज द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ कोर्ट टू हियर एंड डिटरमाइन द मैटर, सो दिस इज जुरिस्डिक्शन, है ना। जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होता है, कैसे पता चलेगा कि इस केस में किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कैसे पता चलेगा, टेल मी। डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, हाउ जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइंड। देखो ना, तुम सब हेडिंग डाल डाल के आंसर करो, जितने पॉइंट्स तुम्हारे होंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने एक पॉइंट भी लिखा एक्स्ट्रा कि डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, हाउ जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइंड, ये पॉइंट किसी और ने नहीं लिखा या तुमने लिखा एक्स्ट्रा, तो तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा ना इस पे। तो बताओ मुझे कैसे जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन होता है, किसी केस में क्या प्लेंट के बेस पे। कैसे डिटरमाइन होगा। एरिया वाइज एरिया मैम कोर्ट डिसाइड करेगी रेजिडेंस based on the plaint. उसके रेजिडेंस पे या उसके वर्क प्लेस पे। अबरमेंट्स इन द प्लेंट, प्लेंट को पढ़ के डिसाइड होगा कि जुरिस्डिक्शन कहाँ जा रही है। उसमें लिखा होगा कि रिकवरी ऑफ सूट है तो प्लेंटिफ कहाँ रहता है, रिस्पोंडेंट कहाँ रहता है, मतलब डिफेंडेंट कहाँ रहता है, उस हिसाब से जुरिस्डिक्शन लग जाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है तो देखा जाएगा प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, तो इसके रिगार्डिंग मैट्रिमोनियल इशू है तो देखा जाएगा कहाँ रहते हैं, ऑपोजिट पार्टी कहाँ रहती है, ये कहाँ, जैसे डिवोर्स मैटर है वो भी तो सिविल नेचर का मैटर है, तो उसमें भी देखा जाएगा कि अच्छा कहाँ पे मैरिज हुई, कहाँ पे लास्ट वो रिजाइड करते थे, ये कैसे पता चलेगा। बाय रीडिंग द सब्सटेंस ऑफ द प्लेंट, प्लेंट के सब्सटेंस को पढ़ के, उसके अवरमेंट को पढ़ के, तो जुरिस्डिक्शन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवरमेंट मेड इन द प्लेंट, ठीक है। वो खुद प्लेंट में लिखते हैं दिस कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू हियर द मैटर, ये विद इन जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है, कोर्ट करती है कि पर्टिकुलर डिस्प्यूट सुनने का उसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। कब डिसाइड करती है जुरिस्डिक्शन, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। क्या कंसेंट दे के जुरिस्डिक्शन को बदला जा सकता है, मेरे और किसी और के बीच में मैटर है और हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिए, तो क्या हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया तो बदला जाएगा जुरिस्डिक्शन। It cannot be taken away by the parties through an agreement or neither it can be changed by a party through an agreement, ठीक है। बट अगर दो जुरिस्डिक्शन है तो उसमें से एक आप चूज कर सकते हो, बट ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जुरिस्डिक्शन जो है दैट इज डिटरमाइंड, इट इज कंप्लीटली अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस और इट इज डिटरमाइंड बाय लेजिस्लेचर ओनली, लेजिस्लेशन ने फिक्स किया हुआ है, पार्टी अपने मन से कंसेंट देके या अग्रीमेंट करके जुरिस्डिक्शन को डिसाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। दो चॉइस है तो उनमें से एक को चूज करने के लिए अग्रीमेंट किया जा सकता है, बट इन नो केस पार्टी जो है कभी भी जुरिस्डिक्शन, दे कैन नॉट टेक अवे द जुरिस्डिक्शन और दे कैन नॉट चेंज द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन सबको पता है, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। अब मुझे बताओ इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या होता है। मैम जब सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड हो,
और कोई? मान लो किसी अदरवाइज हम कोर्ट का फिर टेरिटोरियल इरेगुलर जुरिसडिक्शन नहीं है, उसने दूसरे का मैटर सुन लिया और उसने दे दिया डिसीजन, ठीक है, तो क्या वो डिसीजन, वो डिक्री जो है वो वॉइड होगी? यस मैम, No, सब्जेक्ट ma'am. मैटर की वॉइड होगी अगर मैं कह पेक्यूनरी। रही हूँ मैं कह रही हूँ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है उसका और उसने उस पर डिसीजन दे दिया, तो क्या वो उसका दिया हुआ डिक्री, उसका पास किया हुआ डिक्री वॉइड होगा? No, ma'am. नो मैम, नहीं। नो तो मैम। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होता है कि हर कोर्ट का एक अपना लोकल लिमिट है, उसी में वो अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगा, एंड दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय स्टैट्यूट, लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पूरा स्टेट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का पूरी कंट्री के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में है, राइट, डिवाइडेड है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इन द सेम वे पेक्यूनरी लिमिट्स के, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की जो बात होती है तो बोला जाता है कि कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड में फाइल किया जाता है केस, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर देखो, उसका पेक्यूनरी लिमिट देखो, उसके अकॉर्डिंग जो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा जो सुन सकता होगा वहां फाइल किया जाएगा केस। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सूट या सब्जेक्ट मैटर पे डिफरेंट कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है सुनने का, ठीक है। फैमिली कोर्ट है, फैमिली मैटर सुनेगी, रेवेन्यू कोर्ट है, रेवेन्यू मैटर सुनेगी, राइट। तो ये सब है, तो वो वही कोर्ट सुनेगी। और अगर इसी को कहते हैं इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, कोई पर्टिकुलर कोर्ट है, कोई क्रिमिनल कोर्ट है और उसको सिविल का मैटर वहां पे फाइल कर दिया, तो दैट कोर्ट विल लैक इनहेरेंट, दैट कोर्ट विल लैक जुरिसडिक्शन। अगर वो फिर भी सुन लेती है सिविल मैटर और डिक्री पास कर देती है तो दैट डिक्री विल बी नल एंड वॉइड, ठीक है। तो लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर jurisdiction is considered as inherent lack of jurisdiction and decree passed by court without subject matter jurisdiction is null, ठीक है। तो ये सब याद रखना है तुमको, क्योंकि jurisdiction पे क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने तुमको थोड़ा बता दिया, ठीक है। jurisdiction पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले। अब सेक्शन 9 जो है वो बोलता है कि कोर्ट कैसे मैटर को सुनेगी, सूट ऑफ सिविल नेचर को सुनेगी, बट अनलेस, अनलेस क्या है उसमें पॉइंट, एक्सेप्ट विच इज बार्ड बाय एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ठीक है। तो सेक्शन 9 के लिए दो बात याद रखना है कि कोर्ट जब भी सुनेगी सिविल मैटर के केस को सुनेगी, सूट ऑफ सिविल नेचर सुनेगी, और जिसका कॉग्निजेंस जो है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेसली बार का क्या मतलब होता है? हम कोड में बताया गया है, एक्सप्रेसली गिवन है कि ये चीज आपको नहीं करनी है। किसी पर्टिकुलर इनैक्टमेंट में, एक्ट में ही लिखा हुआ है, जैसे गुंडा जी सत्वजी शिंदे वाला केस, इनैक्टमेंट बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट में लिखा था कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मामलतदार डिसाइड करेगा, और मामलतदार ही सर्टिफिकेट देगा। बट इसमें कोर्ट ने बोला, ट्रायल कोर्ट ने, नहीं है, मामलतदार डिसाइड नहीं करेगा, मामलतदार का दिया हुआ सर्टिफिकेट का कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, वैलिड नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने ये बोल दिया ना कि विल डिसाइड कि प्लेंटिफ एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, ठीक है। और क्या ट्रायल कोर्ट ने बोला कि ये इंसिडेंटल इशू है। क्या होता है ना कि सेक्शन 9 ये कहता है कि जो मेन इशू होना चाहिए तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, सिविल नेचर का होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वेश्चन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर और सिविल राइट से रिलेटेड होना चाहिए। इंसिडेंटल क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड हो या रिलीजियस राइट से रिलेटेड हो, बट मेन इशू जो होना चाहिए वो सिविल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें गुंडा जी वाले केस में कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने यही बोला कि ये तो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, ये इंसिडेंटल इशू है ना, तो इंसिडेंटल इशू को भी हम ही डिसाइड करेंगे। हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया, कंफर्म कर दिया ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट कौन है वो डिसाइड करेगा मामलतदार, क्योंकि देयर इज एन इनैक्टमेंट एंड दैट इनैक्टमेंट हैज बार्ड द ट्रायल कोर्ट, दैट इनैक्टमेंट हैज बार्ड द कोर्ट टू डिसाइड, राइट। एक्सप्रेसली बार है कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है मामलतदार ही डिसाइड करेगा, तो मामलतदार ही ये डिसाइड करेगा कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन, ठीक है। मामलतदार ही एक्सक्लूसिव फोरम है ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर प्लेंटिफ इज एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, ठीक है। दिस वाज द केस। तो सेक्शन 9 जब आए तो ये सब लिखना है तुमको, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। इम्प्लाइडली बार का मतलब क्या होता है, बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है, कोई पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे बार हो रहा है, ठीक है, कहीं किसी स्टैट्यूट में ऑलरेडी रेमेडी दी हुई है तो वो बार हो गया, और इनैक्टमेंट से बार हो रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है उस मैटर को सुनने के लिए, तो कोर्ट नहीं सुनेगी, राइट। तो ये सब हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो सेक्शन 9, 10, 11 ये सब इंपॉर्टेंट था, टॉपिक 2 आ सकता है, तो ये सब याद रखना है। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जैसे शॉर्ट नोट आता है डिग्री पे क्या लिखना है,
डिग्री पे शॉर्ट नोट आता है, तो क्या लिखा जाएगा डिग्री पे? बताओ, अपना ओपिनियन दो, क्या लिखोगे डिग्री पे अगर शॉर्ट नोट आ गया तो? And degree is a final determination of subject matter, adjudication of final matter. हाँ, बस इतना लिखेंगे, ये शॉर्ट नोट में हो जाएगा। थोड़ा मुझे बताओ अच्छे से, ऐसे कैसे? Adjudication of a मैंने subject हमेशा matter. तुम्हें बताया है कि जब भी degree क्वेश्चन आता है आप बहुत सारे सब हेडिंग्स दो। जैसे मैंने टकवानी की किताब बहुत अच्छी होती है हर सब्जेक्ट में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आगे तुम्हें पढ़ना होगा, टकवानी खरीदना, इट्स वेरी नाइस बुक। तरीका उनका बहुत अच्छा है लिखने का। देखो क्या होता है, अब डिग्री पे आए शॉर्ट नोट, तो हमको पहले ये देना है कि उसका डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिग्री है क्या? एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट है, ठीक है। उसके बाद डिग्री का क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2(2) का जो प्रोविजन है, जितना याद रहता है उतना लिख देना है। उसके बाद प्रोविजन तो याद रहेगा, लेकिन प्रोविजन से ही तुम एसेंशियल्स निकालोगे, तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री लिख देना है। एसेंशियल लिखने के बाद एक एक एसेंशियल्स को एक्सप्लेन कर दो। अगर कम मार्क्स के हैं तुम्हारे पेपर, मतलब शॉर्ट नोट है, कम नंबर के हैं, तो छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दो। ज्यादा मार्क्स के हैं तो तुम बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इट डिपेंड्स तुम कितना दे सकते हो। बट जैसे ही तुमने एसेंशियल एलिमेंट्स लिख दिए, 5 एसेंशियल एलिमेंट्स लिख दिए कि एडजुडिकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सूट में होना चाहिए एडजुडिकेशन, और क्या होना चाहिए, मैटर इन कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, ठीक है। पार्टीज के राइट डिटरमाइन होने चाहिए। डिग्री से क्या होता है, ऑल राइट ऑफ पार्टीज मस्ट बी डिटरमाइंड, राइट, तो वो होना चाहिए। और कंक्लूसिव नेचर का होता है डिग्री, ये होना चाहिए। फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो एडजुडिकेशन होना चाहिए। सूट में डिग्री पास होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होना चाहिए, जिससे सारे राइट्स पार्टी के डिटरमाइन हो जाने चाहिए। और ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट बिटवीन द पार्टी, तो कंक्लूसिव नेचर का होता है। सो दिस आर द मैम जो 5। कंक्लूसिव डिटरमाइन है उसमें मतलब कि फाइनल डिग्री तब मानी जाती है जब कोर्ट जो है कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे। राइट मैम राइट राइट। किस केस में डिस्पोज ऑफ कर देता है कोर्ट कंप्लीटली? हर केस में। प्रिलिमिनरी डिग्री तो बहुत कम केसेस में पास होते हैं, देयर आर फ्यू केसेस जिसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में तो फाइनल डिग्री पास हो जाता है। रिकवरी सूट है, पैसे मांगने हैं, तो डिग्री पास होगा, पैसे दिलाया जाए, समझ रहे हो? ओके मैम, तो उनका ओके मैटर मैम। पे नहीं किया तो उसमें सेल करवाना है प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट डिग्री पास करेगी कि प्रॉपर्टी सेल कर दो, ही हैज नॉट पेड द अमाउंट। मॉर्गेज का केस है, फोरक्लोजर के लिए केस किया है, तो फोरक्लोज करेगी डिग्री पास करके। रिडम्पशन के लिए केस किया है, तो डिग्री पास करके रिडीम कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? देयर आर फ्यू केसेस यस जिसमें मैम। प्रिलिमिनरी डिग्री पास होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनल डिग्री ही पास होता है, ठीक है। तो ये सब एसेंशियल्स लिखने के बाद तुम्हें एक्सप्लेन कर दो, और क्या। उसके बाद प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होता है ये लिख देना है। उसके कुछ एग्जाम काइंड्स ऑफ डिग्री डालना है। काइंड्स ऑफ डिग्री में प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, ये सब लिखो। और प्रिलिमिनरी क्या होता है ये बता दो, फाइनल क्या होता है ये बता दो, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल क्या होता है ये बता दो, डीम्ड डिग्री क्या होता है ये बता दो। इतना लिख दोगे बहुत है। मैम डीम डिग्री में क्या लिख सकते हैं? क्या होता है डीम्ड डिग्री? डीम्ड डिग्री क्या होता है? रियलिटी में डिग्री नहीं है, बट वो स्टैट्यूटरी फिक्शन क्रिएट करके उसको डिग्री की कैटेगरी में डाला गया है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिग्री, और रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 114 शायद है, वो भी डीम्ड डिग्री है, ठीक है। डीम्ड डिग्री मतलब यहाँ जो सच में डिग्री तो है नहीं, लेकिन स्टैट्यूटरी यस मैम, फिक्शन समझ क्रिएट गई। कर दिया गया है। 144 में रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर जो आया वो डीम्ड डिग्री है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो हो गया वो डीम्ड डिग्री हो गया, है ना? यस मैम, रेस्टिट्यूशन में ये हो गया ना, जिसके साथ रोंग हुआ है उसका रोंग को कॉम्पनसेट करना। आप सिर्फ लिखो ना रेस्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू रेस्टिट्यूशन इज डिसाइडेड बाय एन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिग्री, ठीक है। सेक्शन 144 का जिक्र कर देना है, तो ये डीम्ड डिग्री हो गया। तो इस तरीके से लिखो, और क्या। तो इतना लिख दोगे तो बहुत है। डिग्री और डीम्ड डिग्री में क्या अंतर है, लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखना है तो मत लिखना। लिखने को तो कोई लिखना चाहे तो पता नहीं कितना लिखा जाए, तो तुम्हें देखना है कि शॉर्ट। लेकिन इतना याद रखो, जितने भी सेक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, एटलीस्ट बेयर एक्ट पढ़ के जाओ, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ोगे तो एसेंशियल्स निकाल के अंदर का कुछ लिखोगे अच्छे से। बेयर एक्ट भी नहीं पढ़ा रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहां से भी दुक्की से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, बट बेयर एक्ट शुड, बेयर एक्ट पे थोड़ा कमांड होना जरूरी है। किसी ने पूछा ऑर्डर और रूल लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? अरे लिखना है,
इम्पोर्टेंट जो है उसमें तो छोड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं क्या? अब रेस जुडिकेटा लिखे और हमको पता ही नहीं है कौन सा वो है, तो कैसे चलेगा काम? तो ऐसा नहीं है, याद रहना जरूरी है। ठीक है, और क्या किसी ने लिमिटेशन बोला? लिमिटेशन में क्या बोला है, क्या पूछना है? हमें ऑर्डर टू एंड रूल टू सीपीसी एंड रेस जुडिकाटा में डिफरेंसेस कुछ मैम है? देखो सेम ही बात कहता है, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर टू रूल टू में भी वही कहता है कि जो भी आपने क्लेम रिलिंक्विश कर दिया फिर आप उसके लिए नहीं करोगे केस फाइल, यही बात है ना। फिर आप सूट फाइल नहीं करोगे। ऐसे डिफरेंस तो तुमको नहीं आएगा लिखने के लिए कि डिफरेंस लिखो, क्योंकि बात मिला जुला के वही है। बस मैंने बताया ना कि सेक्शन में है, कुछ चीजें सेक्शन में लिखी है, कुछ चीजें ऑर्डर में लिखी है। समझ आया? यस मैम। सेम ही बात है, उसमें कुछ अंतर थोड़ी है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम की बात है, यही है ना। या देखो आपने कुछ इंक्लूड करना है और किसको छोड़ दिया, कोई क्लेम छोड़ दिया, ठीक है, बोलता है कि जब भी आप सूट फाइल करते हैं तो आप पूरा क्लेम उसमें इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, अपने कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग। बट अगर प्लेंटिफ कुछ रिलिंक्विश कर रहा है, ही मे रिलिंक्विश, तो अगर उसने वो क्लेम रिलिंक्विश कर दिया, समझो कभी कभार क्या होता है, हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? कौन पूछ रहा था? अनुराग। अनुराग। अनुराग देखो क्या होता है कि कभी कभार कोई, जैसे अभी दिल्ली तो छोटी, मतलब छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुमको मिल गया। यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का मैटर है। अब क्या होता है कि वो मैटर जो है नहीं आ पा रहा है वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, पेक्यूलरी लिमिट क्रॉस कर जा रहा है, ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा है, हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। तो कोई बहुत दूर रहता है और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना चाहता है फाइल करने के लिए इतनी दूर, तो वो खुद भी अपने पोर्शन, जो क्लेम का पोर्शन है, उसको रिलिंक्विश कर सकता है खुद, ताकि वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाए। तो एक बार उसने रिलिंक्विश कर दिया तो बाद में फिर उस इशू को रेज नहीं कर सकता सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके, ठीक है। तो एक बार प्लेंटिफ ने अगर ओमिट कर दिया कुछ फाइल करने के लिए, रिलिंक्विश कर दिया कोई क्लेम का पोर्शन, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा बाद में कि आप उस पर फिर से केस फाइल करें, ठीक है। वही बात मिला जुला के वही है, ऑर्डर टू रूल टू में भी वही चीज है कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके। बस ये वो सेक्शन की बात हो रहा है इसमें ऑर्डर टू रूल टू में, तभी तो तुम्हें ऑर्डर रेस जुडिकेटा के साथ इसको पढ़ा रहे हैं, है ना, ऑर्डर टू रूल टू को। चलो ठीक है, आगे 1 मिनट बस। ये बताओ जो भी पूछना है बताओ। केसेस देखो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो तुम अपनी क्वेरीज बताओ। और जो भी क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए मेरा मत, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक एक केस को हम फिर से डिस्कस कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम Yes, ma'am. है। तो आप लोग, मैं जो है सिंगल वाली जो बुक है उसमें बहुत शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है, तो और मैंने तो कुछ अंडरलाइन करके भी भेजा था, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है तुमको, इतना ही थोड़ा सा फैक्ट समझने की जरूरत है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट का डिसीजन देख लो क्या बोल रहा है ट्रायल कोर्ट, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो रूलिंग बन जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, वो रूलिंग बन जाएगी। तो तुम्हें इतना ही तो करना है। और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी 4-5 ही टॉपिक बताया है मैंने तुमको, कुछ कुछ टॉपिक्स ही तो बताए हैं, वो टॉपिक करके जाओ ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। अपील में सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ चुन्नीलाल मेहता हो गया, कोपी सेठी हो गया, या गिल एंड कॉर्पोरेशन बिमला कुमारी वाला जो भी केस है, सब सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही है। आई थिंक सो, जब मैंने पढ़ाया था दीज आर द केसेस जो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रिंसिपल दिया है, कुछ कुछ प्रिंसिपल दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सब तुमको याद रखना है ना। तो यही सब करना है, और तो कुछ इतना इशू नहीं है इसमें। मैम ये फॉर्म ऑफ समन जो उसमें होता है मैम, ये इंजंक्शन में सबरी प्रोसीजर मैम, ये फॉर्म ऑफ समन और समन फॉर जजमेंट जो फॉर्म 4A है, और मैम फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 4A और अपेंडिक्स बी, मैम इसमें फॉर्म ऑफ समन फॉर जजमेंट और फॉर्म ऑफ समन में क्या डिफरेंस होता है? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या बोला तुमने? मैम एक समरी प्रोसीजर में एक फॉर्म नंबर 4 होता है, एक फॉर्म नंबर 4A ऑफ अपेंडिक्स बी। हाँ फॉर्म नंबर 4 है एक, हाँ। और मैं फॉर्म नंबर 4A है समन फॉर जजमेंट। हाँ समन्स फॉर जजमेंट, जब भी जजमेंट पास करेगी कोर्ट,
तो भी डिफेंडेंट को एक समन भेजा जाएगा, दैट इज फॉर्म नंबर 4A। तो समझ गए ना आप? देखो सेक्शन 2 में जो है वो फॉर्म नंबर 4 की बात की गई है, अपेंडिक्स बी में फॉर्म नंबर 4 की जो बात है दैट इज गिवन इन सेक्शन 2। ये जो समन्स है वो समन भेजा जाता है डिफेंडेंट को ताकि वो लीव टू डिफेंड अप्लाई करे। उसमें लिखा है कि आपको लीव टू डिफेंड अप्लाई करना है, तो कितने दिन में अप्लाई करना है? तो 10 दिन में अप्लाई करना है। आप देखो फॉर्म में डिफरेंस आपको एकदम खुद ही पता चल जाएगा। और जो 4A जो वाला जो पॉइंट है, जो समन है, वो जजमेंट के टाइम पे दिया गया है, ठीक है। देखो अपेंडिक्स बी एक बार निकाल लो, जजमेंट के टाइम पे जो डिफेंडेंट को दिया जाता है समन्स, वो हो गया फॉर्म नंबर 4A। और जो इंस्टीट्यूशन होने सूट इंस्टीट्यूट हुआ और ऑपोजिट पार्टी को जब कॉल इनिशियल स्टेज पे किया जाता है, वो जो समन है दैट इज गिवन इन फॉर्म नंबर 4, ठीक है। मैम टॉपिक 2 में है ना? सेक्शन 2 में जो है, क्या बोल रहे हो? टॉपिक नहीं, सेक्शन 2 में जो है उसकी बात हो रही है। सेक्शन 2 मत मैम किससे रिलेटेड है? समरी प्रोसीजर ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है समरी प्रोसीजर का? ऑर्डर नंबर 37। ऑर्डर 37 बहुत कम लोगों को याद है। ऑर्डर 37 क्या होता है? समरी प्रोसीजर शॉर्ट में बताओ। आ गया समरी प्रोसीजर पे लिखना, क्या लिखोगे? जो छोटे मोटे केस होते हैं उनके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और जिसको केस नहीं होते हैं, देयर आर लिस्ट ऑफ केसेस। मैम लिक्विडेटेड अमाउंट के लिए होता है आई थिंक। क्या होता है समरी प्रोसीजर? कैसे 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 किए जाते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी हो गया, हुंडी इसके और promissory note या लिक्विडेटेड डिमांड। तो सूट इन विच प्लेंटिफ सीक्स रिकवरी ऑफ डेट या लिक्विडेटेड डिमांड जो कि पेएबल है, मनी के थ्रू पेएबल है। और किसके ऊपर बेस्ड है ये सब सूट? रिटन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, या कोई इनैक्टमेंट जहां फिक्स्ड सम ऑफ मनी हो, किसी गारंटी के ऊपर, या फिर सूट फॉर रिकवरी ऑफ रिसीवेबल के ऊपर बेस्ड हो। सो दीज आर द सूट जहां समरी प्रोसीजर फाइल किया जाता है, ठीक है। देखो अनुराग, जिसने भी पूछा था, फॉर्म नंबर 4 इज रिलेटेड टू समन जो डिफेंडेंट को दिया जाता है इनिशियल स्टेज फॉर कॉलिंग द डिफेंडेंट टू अप्लाई, calling the defendant so that he would apply a leave to defend in the court, है ना? And by that summon 10 days time is given to the defendant so that कि वो application लगा सके। और summons for judgment जो होता है that is different case, उसमें leave to defend की बात ही नहीं होती, उसमें लिखा होता है इस टाइम पे इस डेट पे आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि let all parties concerned attend the court or judge as the case may be on this date इतने बजे, ठीक है। जब जब उनको बुलाना है वो सब मेंशन करके वो जजमेंट पास कर देते हैं बुला के। सो दिस इज द डिफरेंस। बुलाया जा रहा है कि आप आगे, एक में आपको बुलाया जा रहा है, फॉर्म नंबर 4 में आपको बुलाया जा रहा है कि आके आप अपना डिफेंस, आप लीव टू डिफेंड फाइल करना चाहते हैं तो वो फाइल कीजिए। ऑपोजिट पार्टी को कॉल किया जा रहा है, राइट ऑफ फेयर हियरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और लास्ट में जजमेंट वाला जो है उसमें आपको जजमेंट पास होने के वक्त बस सारी पार्टीज को बुलाया जाता है, इसलिए वो समन्स भेजे जाते हैं, ठीक है अनुराग? और कुछ? yes, मैम जो आप दो केस कह रहे थे वो क्या कह रहे थे? 4 और 4A का कह रहे थे या किसका कह रहे थे? नहीं, कहाँ केस की बात मैंने कहाँ की है? केस मतलब कि 2 सिनेरियो? नहीं, यही 2 सिनेरियो हुआ ना। हाँ, फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 4A। फॉर्म नंबर 4 शुरू में ही इसमें समन भेज दिया गया ना ऑपोजिट पार्टी को, है ना, कि आप अपना आइए लीव टू डिफेंड फाइल करना है कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लीव टू डिफेंड भी फाइल कर देंगे तब भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, उसको लगेगा कि ठीक है इसका लीव टू डिफेंड ग्रांट करना चाहिए तो करेगी कोर्ट, नहीं लगेगा तो नहीं करेगी कोर्ट। और फॉर्म नंबर 4A की जहां तक बात है वो जजमेंट के टाइम पे दोनों पार्टी या जितने भी पार्टी हैं वहां पे उन सबको बुलाया जाएगा, राइट? सो दिस इज द थिंग, और तो कोई बात नहीं है। समरी सूट अच्छे से करके जाओ, इस पे आएगा भी क्वेश्चन, केसेस भी आएंगे और हर साल तो आया ही है इस पे क्वेश्चन, तो इस बार मैडम भी एक क्वेश्चन है, मैडम एक क्वेश्चन है। मैडम वैसे तो हमारे सिलेबस में तो 1 to 5 लिखा हुआ है, लेकिन आगे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी है। नहीं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी तो करना है, मैंने भेजा तो था एक बार इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। क्या होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर? We have to grant interim relief. बताओ एग्जैक्टली Rule 6 to 10, rule 6 to 10 मैम, order number 39, rule हाँ, 6 to 10. ऑर्डर 39 में आप देखोगे तो लिखा है रूल्स
6 to 10 बिल्कुल करेक्ट। देखो इसको पता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई सामान पेरिशेबल आइटम है तो कोर्ट जो है वो इंटरिम रिलीफ देके, इंटरिम ऑर्डर, इंटरलोक्यूटरी मतलब इंटरिम ऑर्डर, बीच में दिया गया ऑर्डर, तो इंटरिम ऑर्डर पास करके उसको सेल करने की, कोई भी सामान जो जिसका स्पीडी डिस्पोजल डिके हो रहा है, नेचुरल डिके हो रहा है, तो कोर्ट जो है उसको क्या करेगी, उसको सेल करवा सकती है एट, ठीक है। या क्या हो सकता है, रूल नंबर 7 जो है वो भी दैट इज ऑल्सो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है रिगार्डिंग डिटेंशन, प्रिजर्वेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। इसके लिए भी आप कोई भी पार्टी अगर एप्लीकेशन फाइल करता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि सब्जेक्ट मैटर को डिटेन करो, प्रिजर्व करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। उसको डिटेन, प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पर्सन को ऑथराइज भी कर सकती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो यही सब है, सैंपल लेने के लिए भी बोल सकती है कोर्ट, ठीक है। किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है कोर्ट बाय फॉर टेकिंग सैंपल, लिखा है सी में, फॉर ऑल और एनी पर्पस अफोर्सेड ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन आल्सो। सो दीज आर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है ये, इंटरिम ऑर्डर है। रूल 8 क्या कहता है कि कब करना है, रूल 8 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ फॉर एन ऑर्डर अंडर रूल 6 और 7 मे बी फाइल्ड एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट फाइल होने के बाद वो एप्लीकेशन लगा सकता है इंटरिम इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के लिए, ठीक है। और डिफेंडेंट कब लगा सकता है एप्लीकेशन, जब वो प्रेजेंट हो जाएगा उसके बाद लगा देगा, ठीक है। उसी तरह रूल 9 और रूल 10 भी कर लेना है। तो रूल 6, 7, 8, 9, 10 जो है ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। 10 क्या है, डिपॉजिट ऑफ मनी। कोर्ट कहती है कि वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट इज मनी, कोई मनी है या कोई रिलीफ है, ठीक है, और सम अदर थिंग कैपेबल ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी करने वाली कोई चीज है या कोई पैसा है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको कोर्ट में डिपॉजिट करिए, इतने पैसे की बात है, या ये सामान डिलीवर करिए कोर्ट में। तो दिस इज ऑल्सो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। रूल 9 क्या कहता है, वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट और टेन्योर लायबल टू सेल, अगर लैंड पेइंग रेवेन्यू जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, ठीक है, और पार्टी पोजेशन में है उस लैंड के, ठीक है, और उसने गवर्नमेंट रेवेन्यू पे नहीं किया या रेंट पे नहीं किया, तो क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी इसमें, तो कोर्ट बोलेगी जो इसका इमीडिएट पोजेशन लेने के लिए जो लायबल है उसको कोर्ट इमीडिएट पोजेशन दिला देगी, ठीक है। या फिर क्या कर सकती है कोर्ट, एज द केस में भी सच लैंड और टेन्योर इज कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर टू बी सोल्ड। अब लैंड पेइंग रेवेन्यू है, रेवेन्यू आप पे ही नहीं कर रहे हो तो सेल भी करने का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। सो दीज आर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, है ना। 6, 7, 9, 10 में जो है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर क्या क्या है वो दिया हुआ है। 8 में दिया हुआ है कि कब फाइल किया जा सकता है। तो हो सकता है शॉर्ट नोट में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पूछ, देखो शॉर्ट नोट तो जरूर पूछेंगे, वो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन तो होना ही है, क्योंकि वो फर्स्ट टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते, डिक्री विक्री वाला, डिक्री मीन प्रॉफिट ये सब नहीं छोड़ेंगे, वो देंगे। तो शॉर्ट नोट तो आ ही सकता है, और शॉर्ट नोट में ही इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर आ जाए। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर समझ आ गया। आप कैसे लिखोगे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, वो ऑर्डर है जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट जो है इंटरिम ऑर्डर्स जो फाइल किए जाते हैं, दीज ऑर्डर्स आर कंसीडर्ड एज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एंड इज गिवन इन, कहाँ दिया हुआ है आपको बता देना है, ऑर्डर 39 रूल 6 to 10, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको गोपाल जी? मैम यही इंजेक्शन ऑर्डर है ना? ठीक है मैम, ठीक है मैम। ये जो एक होता है रिजेक्शन ऑफ जो प्लेंट होती है, तो हम उसमें एक होता है कि आपने कोर्ट फीस नहीं दी, और दूसरा मैम एक होता है, और दूसरा एक होता है कि नॉट सफिशिएंटली स्टैम्प्ड। तो हम ये स्टैम्प्ड का मतलब थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा मैम, स्टैम्प्ड का एक ना स्टैम्प पेपर लगाया जाता है कोर्ट में, ठीक है, जितने का प्लेंट होता है उस हिसाब से स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ता है कोर्ट में, ठीक है। और कोर्ट फीस एक अलग चीज है, स्टैम्प पेपर अलग चीज है। अच्छा मैम, स्टैम्प पेपर अलग है और ये कोर्ट फीस अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दोनों ही पेंडेंसी में दिए जाते हैं ना? क्या इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दोनों दिए तो केस पेंडेंसी में ही जाते हैं ना? पेंडेंसी में ही, हाँ बिल्कुल। इंजंक्शन नहीं, नेहा तुम कॉन्सेप्ट मिक्स कर रही हो। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जरूरी नहीं, किसी भी केस में इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दिया जा सकता है। इन द सेम वे इंजंक्शन भी किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में दिया जा सकता है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है इंजंक्शन टेम्पररी हो, ठीक है। टेम्पररी इंजंक्शन है तो ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन टेम्पररी पीरियड के लिए दे दिया गया, फिक्स टाइम ऑफ पीरियड। टेम्पररी इंजंक्शन 3 कंडीशन में ग्रांट किया जाता है, या तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा,
या अंटिल दूसरा ऑर्डर नहीं आता है तब तक के लिए ग्रांट किया जाएगा, और टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस के लिए किया जाएगा। तो समझ आया, इंटरिम इंजंक्शन डिफरेंट चीज है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर डिफरेंट चीज है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर मतलब ये सारे इंटरिम ऑर्डर्स इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर हो गए जो आपने पढ़ा 6 to 10 में, और टेम्पररी इंजंक्शन जो है ऑर्डर 39 रूल 1 to 3 उनमें टेम्पररी इंजंक्शन की बात हुई है। और इंजंक्शन कैन बी टेम्पररी कैन बी परमानेंट, राइट, समझ आई बात। वैसे दोनों अब सही बात है कि पेंडेंसी ऑफ सूट के टाइम पे ही दिया जाएगा, क्योंकि ये भी तो टेम्पररी है ना, परमानेंट थोड़ी है। तो जब तक सूट पेंडिंग है तब तक ही एप्लीकेबल होगा टेम्पररी भी, टेम्पररी इंजंक्शन भी। इन द सेम वे इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी यही है कि बीच में एक ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। ठीक है, ठीक है नेहा। ओके मैम। बट सूट तो परमानेंट इंजंक्शन का भी फाइल होता है, तो जरूरी नहीं है आपको टेम्पररी इंजंक्शन वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि इंजंक्शन करोगे तो इंजंक्शन मींस बोथ टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट। यस मैम, मैं इंजंक्शन में टेम्परेरी बाय डिफॉल्ट लगा रही थी ना, क्योंकि टॉपिक में टेम्परेरी है तो उस वजह से। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेकिन टेम्पररी इंजंक्शन ही बोलना है, ठीक है। चलो ठीक है, और कुछ मैम मैम एक्नॉलेजमेंट और एडवर्स पोजीशन मैम लिमिटेशन का। हाँ, एक्नॉलेजमेंट किस में है? सेक्शन 18 में। क्या कहता है सेक्शन 18? सेक्शन 18 क्या कहता है कि मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है, एक डेट जो है उसको पे करने का एक टाइम पीरियड दिया गया था, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, या खत्म होने से पहले, सॉरी खत्म नहीं हुआ, खत्म होने से पहले एक्नॉलेज कर लिया है ऑपोजिट पार्टी ने कि ठीक है मुझे इतना पेमेंट करना था। देखो ना सेक्शन 18 देखो, तो जिस दिन उसने एक्नॉलेज किया उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा उस केस में, ठीक है। सेक्शन 18 यही कहता है कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं, आपको प्रेस्क्राइब पीरियड ही बोलना है, लिखना है वहां पे कि अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ही कोई सूट या एप्लीकेशन में प्रेस्क्राइब पीरियड था, उसके एक्सपायर होने से पहले ही, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी या राइट से रिलेटेड कोई सूट या एप्लीकेशन फाइल करना किया जाना था और उसमें प्रेस्क्राइब पीरियड दिया हुआ है, और उस प्रेस्क्राइब पीरियड से पहले ही लाइबिलिटी को दूसरी पार्टी एक्नॉलेज कर लेता है उस प्रॉपर्टी या राइट के रिगार्डिंग कि ठीक है मुझे पेमेंट देना है तुम्हें, मैं मानता हूँ इस चीज को। और वो एक्नॉलेज कैसे कर रहा है? ऐसे नहीं हवा हवाई ऊपर ऊपर से बात कर रहा है कि हाँ कि मुझे देना है पेमेंट मैं दे दूंगा, नहीं ऐसे नहीं। वो एक्नॉलेज कैसे करता है? राइटिंग में, सिग्नेचर के थ्रू, ठीक है। जिसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी या राइट क्लेम किया जा रहा है वो व्यक्ति जो है ही हैज गिवन एक्नॉलेजमेंट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। मान लो 3 महीने का प्रेस्क्राइब पीरियड है, सूट या एप्लीकेशन फाइल करना होता है 3 महीने के अंदर अंदर। अभी दूसरा महीना चल रहा है और दूसरे महीने में ही वो आ गया ऑपोजिट पार्टी और बोलता है कि प्लीज डू नॉट फाइल अ केस इन द कोर्ट, केस मत फाइल करो मेरे खिलाफ। अब क्या होगा? केस फाइल होगा तो वो भी अननेसेसरी लिटिगेशन में लगेगा, तो उसने मना कर दिया केस फाइल मत करो, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो उसने एक्नॉलेज कर लिया, तो जैसे ही उसने एक्नॉलेज कर लिया राइटिंग में और साइन करके, तो उस टाइम से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। लिखा है ना कि देखो आप लिखो, देखो लिखा है वेयर बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी और राइट। तो ये भी लिखना है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट, ठीक है। देयर इज इफ देयर इज अ प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी और राइट एंड एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इज मेड रिगार्डिंग सच प्रॉपर्टी और राइट बाय ऑपोजिट पार्टी, ठीक है, एंड दैट टू वाज मेड इन राइटिंग एंड दैट वाज आल्सो साइंड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उसमें होगा अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड। तो जब एक्नॉलेजमेंट साइन कर दिया है उस टाइम से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। yes, आगे देखो लिखा है अगर अनडेटेड होगा ओरल एविडेंस, देखो जहां लिखता है वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, एक्नॉलेजमेंट तो है और क्या होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने के लिए डेट होना चाहिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट में डेट नहीं लिखा हुआ है। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, मैंने तुमसे इतने पैसे लिया था, ये सब लिख के तो दे दिया उसने राइटिंग में, साइन भी कर दिया, लेकिन डेट नहीं मेंशन किया। तो उस केस में क्या होगा? ओरल एविडेंस दिया जा सकता है रिगार्डिंग द टाइम व्हेन इट इज वाज साइन, कि वो कब साइन किया था एक्नॉलेजमेंट, उसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बताओ क्या बोल रहा है? हमें जो इनहेरेंट पावर, जो सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर है वो सेक्शन 151 में। तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? हेलो।
जो हाँ अभी हाँ मैम सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर है सेक्शन 151 में, हाँ तो मैम उसमें लिखा है कि नथिंग शैल, ऐसे में मैं नथिंग शैल इंक्लूड टू लिमिट एंड अफेक्ट द पावर ऑफ इनहेरेंट पावर। तो हम ये लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकती, मतलब अफेक्ट, मतलब चेंज नहीं कर सकती लेजिस्लेचर एक्ट ला कर? नहीं, inherent power is not something which is given by legislature or taken by legislature। ठीक है, वो कोई दे या ले नहीं रहा है उसमें अनुराग, ठीक है, वो कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग कोर्ट उसके पास है। नो वन विल टेक, नो वन कैन गिव इनहेरेंट पावर टू द कोर्ट, ठीक है। और जब ये लिमिटेशन है मैम 30 करने के लिए, बट अब देखो क्या होता है, आपने क्लास अटेंड किया होता तो आपको पता चलता। देर आर लिमिटेशंस ऑन इनहेरेंट पावर, कंडीशन है ना कि आप इस परिस्थिति में इनहेरेंट पावर का यूज नहीं करेंगे। क्या क्या लिमिटेशन है, देखो ये तो फिक्स है, ये इतना जान लो कि इनहेरेंट पावर को कोर्ट नहीं लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करके नहीं ले सकती है, राइट, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए और एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट को इनहेरेंट पावर तो दिया ही गया है। एंड नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट, ये कोर्ट जो है ना तो लिमिट कर सकता है ना ही अफेक्ट कर सकता है इनहेरेंट पावर को, कोर्ट के इनहेरेंट पावर को, क्योंकि लिया और दिया नहीं जा सकता। वो कोर्ट जब बनी तो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कोर्ट उसके पास होता ही होता है। बट देर आर लिमिटेशंस ऑन इनहेरेंट पावर। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके सब बदल दे, अपने मर्जी से अलग ही एक नई कहानी ही शुरू कर दे, एविडेंस ही नहीं ले, समझ आई बात, या एविडेंस का राइट ही किसी का क्लोज कर दे। आर यू गेटिंग मी? नॉर्मल सरकम आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कर सकती है कोर्ट कि आपका जो राइट है उसको ही खत्म कर दे या इस कोड के अगेंस्ट में चली जाए। तो देर आर सम लिमिटेशंस जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। क्या क्या लिमिटेशंस है इनहेरेंट पावर के ऊपर? अगर कोड में ऑलरेडी, अगर सीपीसी में ऑलरेडी अगर दिया है प्रोविजन, तब तक यूज नहीं करेगी। तब तक यूज नहीं करेगी, ये है लिमिटेशन। अगर सीपीसी में ऑलरेडी रेमेडी दी गई है तब तक, मतलब वो डिस्क्रिशनरी पावर। अगर किसी प्रॉब्लम, अगर हाँ ये है कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है जो एग्जॉस्टिवली कवर करता है कोई इशू को, तो उस पर इनहेरेंट पावर को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है तो कोर्ट अपने मर्जी से एज्यूम नहीं कर लेगी जुरिसडिक्शन को इनहेरेंट पावर का यूज करके, ठीक है। उसके बाद भी कोई भी पर्टिकुलर देखो कोई भी अगर कोड में कोई प्रोविजन दिया हुआ है तो इनहेरेंट पावर का यूज करके उसको, मतलब इनहेरेंट पावर कोर्ट इस तरीके से यूज नहीं कर सकती है जिससे कि प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, समझ आया? प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल, जो प्रोविजन है सो है। तो whatever is given expressly in the court will not be conflicted by the inherent power, ठीक है। सो ये चीजें तुमको याद रखना है। अगर स्टैट्यूट में ऑलरेडी रेमेडी दी हुई है तो ठीक है ना, रेमेडी तो ऑलरेडी दी हुई है तो इनहेरेंट पावर क्यों दिया जाएगा उस केस में? उस केस में इनहेरेंट पावर विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, समझ आया? यस मैम, जैसे 148 में एनलार्जमेंट ऑफ टाइम है, जैसे 30 डेज का हमने कोर्ट ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 30 डेज का, तो एक बार आपने बताया था क्लास में हम 90 डेज तक मैक्सिमम वैलिड हो सकता है। जैसे है ना, 148 में भी तो वो है ना पर्टिकुलर इंस्टेंस है, स्पेसिफिक इंस्टेंस है जहां पे इनहेरेंट पावर का यूज होता है, तो इनलार्जमेंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। हाँ बिल्कुल, तो यूज कर कोर्ट दे सकती है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम कर सकती है कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके। मैम लिमिटेशन के 2 केस बचे हुए हैं, वो बता देते, राजेंद्र सिंह वर्सेस संता सिंह और संपूर्ण सिंह वाला केस। ठीक है चलो, अब हो गया। और किसी को कुछ पूछना है? मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स ब्रेक ले लेती हूँ। अब बाकी कोई किसी को पूछना है कुछ तो बताओ मुझे। मैं 4:30 तक ही कराऊंगी, तो अभी मुझे 5 मिनट्स ब्रेक चाहिए। उसके बाद लिमिटेशन के वो 2 प्रोविजन और सबको 26, 27, 28 करना है तो 26, 27, 28 में समझा दूंगी। और कुछ तो नहीं रह गया आई थिंक सो। और बाकी तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्लियर एक चीज बोली है, जो टॉपिक बताया है मैंने वो टॉपिक करके जाओ, केस को समरी में करके जाओ। केस को लर्न करने का तरीका मैंने बताया, कीवर्ड से रिलेट करना होता है। अब गुंडा जी वाला केस है, अब गुंडा जी वाला केस किससे रिलेटेड है? जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है, मामलतदार से रिलेटेड है। तो इस तरीके से मामलतदार वर्ड इज द की वर्ड, कि मामलतदार का कोई इशू था, उसको डिसाइड करना था एग्रीकल्चरिस्ट कौन होगा। ऐसे करके माइंड में रखो ना, उस तरीके से याद हो जाएगा केस। तो सारे केस का एक लिस्ट बना लो, लिस्ट में लिख दो ये केस जो है इसका, ये केस इसका, ये केस इसका, ये केस इसका है। उसका कीवर्ड लिख दो, कहानी तो एक बार पढ़ ही चुके हो तुम। कीवर्ड लिखो और ध्यान करो, वो याद आ जाएगा, ठीक है।
और मैं 5 मिनट्स में आती हूँ, लिमिटेशन का देखना होगा, देख लेंगे अभी हम लोग। चलो ठीक है। कि अगर हमने ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट की है तो रिटर्न स्टेटमेंट का लिखना कोई जरूरी नहीं है, कि वो सिर्फ एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है।